दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष भारतीय संविधान की क्लास में अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। दोस्तों आज हमारा 163वां लेक्चर है। जी हाँ दोस्तों, देखिए इसी सीरीज में 150 लेक्चर आपके इतिहास विषय से संबंधित थे और 151 नंबर से हम लोगों ने स्टार्ट किया अपना संविधान विषय, ठीक है। और अगर आज की क्लास आप देखते हैं तो 4861 से लेकर 4890 तक के सवालों पर चर्चा करने वाले। देखिए धीरे धीरे 5000 क्वेश्चन की तरफ हम आ चुके हैं, ठीक है। और एक बात और कहना चाहूंगा, मौलिक अधिकारों में जो हमने शुरुआत किया था भाग 3 के बारे में पढ़ना, यहां हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक के सवाल। लेकिन दोस्तों 12 के बाद 12 हो गया, 13 हो गया, ये हमने पढ़ लिया नॉर्मल, ठीक है। और इसके बाद 14 से लेकर 18 तक हमने पढ़ा था समानता का अधिकार, तो 18 तक कंप्लीट हो गया था क्लास। आज हमें उसके आगे बढ़ना है और आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 के मध्य। अच्छा, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ऐसे ऐसे सवाल लेकर आया हूं ना, आपका दिल खुश हो जाएगा, ठीक है। और किस तरह के सवाल हैं कुछ स्क्रीन पर हमारे दिए गए हैं। लिखा है कि किस अनुच्छेद में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। बहुत आसान सा सवाल है, बच्चे बता लेंगे। लिख रहा है कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, यह बताइए। या सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया। या किस अनुच्छेद में नागरिकों को संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है। या शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया। इस तरह के तमाम ऐसे सवाल हैं जिनको पढ़ करके आपको लगेगा कि वाकई बहुत इंपॉर्टेंट श्रृंखला है और बहुत कम समय में ज्यादा से ज्यादा सवाल मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। याद रखेंगे आप लोगों के डिमांड पर ही दोस्तों यहां पर हिस्ट्री का बैच स्टार्ट हुआ है। हिस्ट्री में दोस्तों हमने मॉडर्न हिस्ट्री का बैच स्टार्ट किया है, ठीक है। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज बहुत ज्यादा होता है, परीक्षा में सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, इसलिए एक बार आप इस बैच को ज्वाइन करके देखिए। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा एग्जाम आपका एक ही बार पढ़ने में कवर हो जाएगा। इसी तरह पॉलिटी का भी दोस्तों न्यू बैच स्टार्ट हो गया, ठीक है, तो आप इसे भी आके ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी स्पेशल का दोस्तों न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और हिंदी का बैच तो हमारा दोस्तों सुपर सेलिंग बैच है। जी हाँ दोस्तों, ये सुपर सेलिंग बैच है, ये जबरदस्त है, आप आके इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। चलिए सीधे सवालों पर आते हैं, ज्यादा परेशान नहीं करना हमें आपको, ठीक है। सवाल पढ़िए। सवाल से पहले याद रखिए आज हमारा 153वां लेक्चर है और क्वेश्चन नंबर 4861 से लेकर के 4890 तक के सवालों पर बातचीत करेंगे। और चैप्टर क्या दोस्तों आज हमारा, तो इसके पहले हमने पढ़ा था समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, और आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार जो पढ़ेंगे 19 से लेकर 22 तक, ठीक है। अब आपको लगेगा सर 19 से लेकर 22 तक, सर 19, 20, 21, 22 4 अनुच्छेद में सर आपने पूरा लेक्चर बना दिया। भाई लेक्चर जरूरी है, 4 ही अनुच्छेद में मैं चाहता तो 4 सवाल देकर चला जाता, लेकिन 30 सवाल क्या है, यानी जो 26 सवाल मैंने एक्स्ट्रा बनाए हैं वो क्या है, जरा उन पर ध्यान दीजिए। पहला सवाल करा स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है। तो देखिए अगर भाग पूछेगा किस भाग में आता है, तो दोस्तों भाग 3 में जो मूल अधिकार बताए गए हैं, जो मूल अधिकार बताए गए हैं, ये उसी मूल अधिकार का एक भाग है। और इसके बारे में हम कहां से कहां तक पढ़ेंगे, तो इसके बारे में पढ़ेंगे अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक में, ठीक है। अच्छा, ये दोस्तों मूल अधिकार किस देश से लिया गया था, अमेरिका से लिया गया था, बच्चों को याद हो गया होगा, ठीक है। लिख रहा वाक स्वातंत्र्य। वाक स्वातंत्र्य का मतलब क्या होता है, वाक स्वतंत्रता। वाक, इसको हम कह सकते हैं दोस्तों, वाक स्वातंत्र्य को अपने भाषा में हम लिख सकते हैं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या कह सकते हैं, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, यानी बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है, अपने विचार को प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता। लिख रहा है वाक स्वातंत्र्य आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया, तो इन सभी के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों हम अनुच्छेद 19 में। कहां पर पढ़ते हैं, अनुच्छेद 19, जहां से अपनी कहानी को शुरू करने वाले हैं वो यहीं से संबंधित है। लिख रहा है सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया। वैसे सूचना का अधिकार अधिनियम में 2005 में आया था, वो अलग बात है, लेकिन इसको जोड़ा कहां गया था दोस्तों, तो इसको ला करके अनुच्छेद 19 क में जोड़ा गया था। चाहे 19 क कहिए चाहे 19(1) कहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 19(1) मिलाकर किसे जोड़ा गया, याद रखेंगे सूचना का अधिकार, ठीक है, राइट टू आरटीआई जिसको बोलते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, सूचना का अधिकार ये दोस्तों लाकर जोड़ा गया। अब एक अगला सवाल जो आपके मन में बनने वाला कि सर इससे संबंधित जो अधिनियम था वो कब आया था, तो सूचना का अधिकार अधिनियम, क्या क्या लिखा है दोस्तों यहां पर, सीधा सीधा अधिनियम। अधिनियम का तात्पर्य जो एक्ट बना, ये एक्ट कब पारित हुआ था, तो याद रखेंगे दोस्तों वर्ष 2005 में यह एक्ट पारित हुआ था। इतना ही नहीं, कभी कभी दोस्तों इसके अंदर से सवाल पूछ देता है किस महीने में, तो बताएगा दोस्तों अक्टूबर में, ठीक है, अक्टूबर 2005 में यह सूचना का अधिकार अधिनियम दोस्तों आया था, याद रखेगा, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है।
लिख रहा है प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता ये किस अधिकार में निहित है दोस्तों? तो जो प्रेस की स्वतंत्रता है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? भाषण की स्वतंत्रता भी कहते हैं। तो याद रखेगा ये किस में निहित है? ये भाषण की स्वतंत्रता में निहित माना जाता है। किस में निहित माना जाता है? भाषण की स्वतंत्रता में ही ये निहित माना जाता है, इसको भी याद रखेगा। लिख रहा भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभी दोस्तों हमने पीछे पढ़ा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहां बताई गई है? हमने पढ़ा था अनुच्छेद 19 में बताया गया। कहां बताया गया है? अनुच्छेद 19 में। अब आगे क्या लिख रहा है? पर युक्त प्रतिबंध लगाने के लिए प्रतिबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो दोस्तों यह संबंधित है अनुच्छेद 19(2) से। किससे संबंधित दोस्तों? ये 19(2) जो आएगा, ये देखिए, ये जो 19 है ना, इसको आर्टिकल पढ़ते हैं। देखिए अनुच्छेद का तात्पर्य क्या होता है समझिएगा जरा। अनुच्छेद का तात्पर्य होता है आर्टिकल। क्या होता है दोस्तों? आर्टिकल। इसी तरह से जब आप अनुच्छेद 19 जो 2 पढ़ रहे हैं, इसको उप अनुच्छेद भी कह सकते हैं। ठीक है, तो याद रखेगा, या उपनियम कह सकते हैं। तो अनुच्छेद 19 के उपनियम 2 में दोस्तों इसके संबंध में प्रतिबंध बताया गया। लिख रहा किस अनुच्छेद में नागरिकों को संघ बनाने की, संघ मतलब जानते हैं ना, संघ मतलब कोई संस्था या कोई संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है कि नागरिक, भारतीय नागरिक चाहे तो अपना संघ बना सकते हैं। यह किसमें बताया गया है? तो याद रखेगा यह बताया गया अनुच्छेद 19(1) और इसमें लिखिएगा ग, या तो ग लिखेगा। अगर इंग्लिश में लिखेगा तो क्या करेंगे? अनुच्छेद 19(1) सी लिखिएगा। क्या लिखेगा दोस्तों? सी, या तो ग या तो सी लिखेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों याद रखेगा। ठीक है, आपके मन में भी आ रहा होगा कि सर ख वाले में क्या है? तो याद रखेगा ख वाले में दिया गया सम्मेलन का अधिकार। क्या दिया गया दोस्तों? सम्मेलन का अधिकार। ठीक है, भारतीय नागरिकों को सम्मेलन का अधिकार जो दिया गया है, यह किस अनुच्छेद से दिया गया है? अगर ये सवाल आए तो क्या बताएंगे? अनुच्छेद 19(1) ख लिखेगा। क्या लिखेंगे दोस्तों? 19(1) ख में सम्मेलन का अधिकार, 19(1) ग में संघ बनाने का अधिकार। ठीक है, और ग में ही क्या करने का अधिकार? सहकारी समितियों के गठन का अधिकार भी कहां दिया गया है? यह भी कहां दिया गया दोस्तों? अनुच्छेद 19(1) ग में ही दिया गया है। ठीक है, कहां पर? याद रखेगा संघ बनाना और समिति बनाना, ये दोनों ही बातें कहां पर है? याद रखेंगे, अलग अलग नहीं है। समितियां बनाना या सहकारी समितियां बनाना, संघ बनाना, ये सब कुछ 19(1) ग में ही दिया गया है। ख में क्या था? सम्मेलन का अधिकार। करा किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर संचरण का अधिकार दे दिया गया है? वो एक स्थान से निर्बाध, बिना किसी बाधा के दूसरे स्थान पे जा सकते हैं। ये अधिकार कहां दिया गया दोस्तों? तो याद रखेंगे अनुच्छेद 19(1) ग के बाद कहां आ जाएंगे दोस्तों? घ पे आ जाइए। ठीक है, 19(1) घ के अंतर्गत दिया गया ये संचरण का अधिकार। या तो यहां पर संचरण शब्द देता है या तो यहां पे भ्रमण शब्द देता है। तो संचरण या भ्रमण का अधिकार जो है वह 19(1) घ के अंतर्गत आता है। यह भी याद रखेगा। क्या इतना डीप कभी आपने पढ़ने का प्रयास किया? और नहीं अगर पढ़ने का प्रयास किया, आपके कॉपी में सारी बातें नहीं लिखी गई हैं, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि परीक्षा में पास हो जाएंगे? आप कैसे उम्मीद करते हैं कि आपने सब कुछ सही पढ़ा है? बताइए। तो आपको समय देना पड़ेगा, यहां सीखना पड़ेगा एक एक पॉइंट। ठीक है, आगे लिखा है भारत राज्य क्षेत्र के भीतर संचरण का अधिकार। अभी पीछे मैंने ही तो बताया, चाहे संचरण लिखे परीक्षा में चाहे भ्रमण लिखे। ठीक है, संचरण या भ्रमण पर प्रतिबंध की व्यवस्था अलग कर दिया, थोड़ा सा सवाल उस पर प्रतिबंध की व्यवस्था कहां से दिया गया? अलग नहीं है, फिर परेशान हो रहे हैं। पीछे मैंने बताया संघ बनाने का अधिकार, संघ बनाने का प्लस सहकारी समिति बनाने का। क्या बनाने का? सहकारी समिति बनाने का। इससे संबंधित हमने क्या पढ़ा था? अनुच्छेद 19(1) ग पढ़ा था। और यहां क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 19(1) घ है। ठीक है, संचरण से सभी मामले घ में ही आते हैं, कहीं बाहर आपको नहीं नोट करना है। यह सिर्फ परेशान करने का तरीका है। ठीक है, आगे देखिए, लिख रहा है कौन सा अनुच्छेद भारत के किसी भाग पर निवास करने, क्या भारत के किसी भी भाग पर निवास कर सकते हैं, वहां पर जाके बस सकते हैं, यह अनुमति दोस्तों दिया गया है। यह कहां दिया गया है? तो याद रखेगा यह अनुमति दिया गया अनुच्छेद 19(1) अंग में। कहां दिया गया दोस्तों? अनुच्छेद 19(1) अंग में दिया गया। ठीक है, अंग का ये, चाहे इसको अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या मिलेगा? 19(1) ABCDE मिलेगा। क्या मिलेगा? ई मिलेगा। तो इसको भी याद रखेगा, दोनों बातें सही हैं। हिंदी में लिखा रहेगा तो अंग रहेगा, इंग्लिश में रहेगा तो ई रहेगा। लिख रहा किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को वृत्ति या उपजीविका या व्यापार करने या फिर कारोबार करने की स्वतंत्रता यह भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर दी गई है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी भारत के किसी भी हिस्से में जाकर के व्यापार कर सकता है, अपना कारोबार कर सकता है। यह कहां दिया गया है? तो यह दिया गया है अनुच्छेद 19(1) 6 में। च नहीं है, यहां पर च को हटा दिया गया तो छ
याद रखेंगे 19(1)(6) में च नहीं है, ठीक है। क भी नहीं मिला था, ख मिला था। ख में आपने सम्मेलन की बात किया, ग में आपने सहकारी समितियां बनाने या संघ बनाने की बात किया, घ में आपने किसकी बात किया दोस्तों, अच्छा ग हो गया, हाँ घ में दोस्तों आपने भ्रमण की बात किया, संचरण की बात किया, अंगा में निवास किए जाने या बस जाने की बात किया, और उसके बाद छ में आप कारोबार या व्यापार की बात किए। इस तरह से दोस्तों ये 5-6 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। लिख रहा अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण जो है दोस्तों ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो इसमें आते हैं, पढ़ते हैं हम लोग अनुच्छेद 20। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, यहां पर हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 क्या बताता है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है। लिख रहा अपराध के संबंध में किस अनुच्छेद के अनुसार भूतलक्षी विधि दोस्तों प्रभावित होती है। इस शब्द को याद रखेंगे दोस्तों, जब कभी भूतलक्षी विधि से संबंधित अनुच्छेद पूछेगा तो आप बताएगा अनुच्छेद 20(1), ठीक है। अगर आपसे दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात कर रहा है तब तो जवाब क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 20 हो जाएगा। और अगर यहां पर दोष सिद्धि के अलावा भूतलक्षी वाला सवाल लिख रहा है तो 20(1) बताएगा यहां पर, ये आप जरूर याद रखिएगा। इसी तरह से 20(2) में क्या दिया गया है, दोहरे दंड का प्रावधान उससे संबंधित बताया गया है कि एक व्यक्ति अगर कई सारे अपराध, एक ही अपराध के लिए उसको 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता, इस तरह की बात है। लिख रहा है किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के निषेध की बात की गई है, उसको एक ही बार दंड दिया जाएगा, एक ही गलती के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जाएगा। यह दोस्तों कहां पर बताया गया है, तो यह बताया गया अनुच्छेद 20(2) में बताया गया। कहां बताया गया, अनुच्छेद 20(2) में। ध्यान दीजिएगा अनुच्छेद 20 खाली किससे संबंध में है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 20(1) किससे संबंधित है, भूतलक्षी विधि के प्रभावी होने की बात करता है। अनुच्छेद 20(2) किससे संबंधित है, यह बात करता है इसके बारे में, दोहरे दंड के बारे में प्रावधान करता है, तो इसको भी याद रखेंगे। याद रखेंगे यहां पर स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारी किताबें आई हैं। एक मौका दीजिए, आप किसी भी विषय की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी विषय पढ़ना चाह रहे हैं और कोई परीक्षा के दृष्टिकोण से आप किताबें चाहते हैं, इतनी किताब नहीं तो सैंपल के तौर पे किताबें और भी हैं दोस्तों, आपको चेक करते रहना पड़ेगा क्योंकि समय समय पे नई नई किताबें लॉन्च होती रहती हैं। तो जरूरी नहीं कि इतनी ही किताब रहे, किताब हर तरीके से अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑफलाइन अवेलेबल है। भारत के किसी भी कोने में आप किताब को खरीदना चाहते हैं तो बिना किसी डिलीवरी चार्ज के आप हमारे प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी चाहिए कि ठीक है सर 10-20 ज्यादा लगे, किताब हमारे घर आ जाए तब हम पैसा देंगे, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर लीजिए, अमेजन से ऑर्डर कर लीजिए, मीशो से ऑर्डर कर लीजिए, वहां भी चीजें आपको मिल जाएंगी। आगे देखिए, कह रहा किस अनुच्छेद में प्राविधान है कि, प्राविधान नहीं दोस्तों प्रावधान, ठीक है, किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए दोस्तों बाध्य नहीं किया जा सकता कि तुमने गलती किया और तुम ही चलो गवाही दो, गवाह दूसरा होगा, स्वयं उसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता। यह कहां पर दिया गया है, यह अनुच्छेद 19(1)(3) में दिया गया है, ठीक है, 19 कर रहा हूं भाई, 20(1)(3) में दिया गया। कहां दिया गया है, अनुच्छेद 20(1) नहीं, अनुच्छेद 20 और उसका सब अनुच्छेद जो है दोस्तों या उपनियम जो है वो 3 है, याद रखेंगे। लिख रहा किस अनुच्छेद में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का बात किया गया या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण विद्यमान है दोस्तों। अब हम यहां पे पढ़ते हैं अनुच्छेद 21। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 21 पढ़ते हैं। इसी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत हम पढ़ते हैं निजता का अधिकार। क्या पढ़ते हैं, निजता का अधिकार जो हमें मिला हुआ है, यह किससे मिला हुआ दोस्तों, यह अनुच्छेद 21 से मिला हुआ है और यहीं पर हम प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की भी बात करते हैं। लिख रहा मेनका गांधी बनाम भारत संघ का एक मामला था दोस्तों, मेनका गांधी बनाम भारत संघ का मामला, यह विख्यातवाद का संबंध दोस्तों किससे है, तो याद रखेगा यह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से ही इसका संबंध है। किससे संबंध है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित मामला था, जो सीधे सीधे हम बात करेंगे तो कहेंगे अनुच्छेद 21 का मामला था। एक सवाल और कि मेनका गांधी बनाम भारत संघ का मामला यह किस वर्ष का मामला है, अगर पूछ दे सवाल कि किस वर्ष का मामला है तो क्या बताएंगे, याद रखेंगे 1978 का मामला है। कब का है, जैसे केशवानंद भारती 1973 था, ठीक है, उसी तरह से ये कब का मामला है, 1978 का मामला है, ठीक है। मिनर्वा मिल कब का मामला था, 1980 का मामला था, ठीक है। लिख रहा उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का मामला है। उन्नी कृष्णन पूरा नाम था उन्नी कृष्णन जेपी, क्या नाम था दोस्तों, उन्नी कृष्णन जेपी बनाम आंध्र प्रदेश का मामला है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद का विस्तार किया था, तो यहां पर अनुच्छेद 21 का विस्तार किया गया, अनुच्छेद 21। अभी तक तो दोस्तों हमने अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात किया, क्या बात किया दोस्तों, यहां पर
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात किया। लेकिन यहां पर दोस्तों केस थोड़ा अलग था। यहां पे जिस अनुच्छेद 21 की बात की जा रही है, ये इसमें लाकर बाद में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। यहां दोस्तों मौलिक अधिकार में जो शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान किया गया, उसकी बात हम दोस्तों यहां पे करेंगे। यहीं पर दोस्तों एक कमेटी बनी थी, उसका नाम है तपस मजुमदार कमेटी। उसी कमेटी की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था। क्या नाम था? तपस मजुमदार कमेटी। दोस्तों तपस मजुमदार कमेटी जो बनी थी, ये कब बनी थी दोस्तों? ये कमेटी बनी थी 1999 में। अच्छा, एक सवाल और यहां पर कि सर ये वाला जो मामला है, ये मामला कब का है? तो ये वाला मामला 93 का मामला। अगर ये पूछ दे कि ये वाला मामला दोस्तों किस साल का है, तो याद रखेंगे 1993 का मामला है। लेकिन कमेटी जो बनी है दोस्तों, ये 1999 में बनी है। ठीक है, और इसी के तहत दोस्तों ला करके शिक्षा का अधिकार बाद में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, एक सेकेंड, इसी के तहत ला करके शिक्षा का अधिकार दोस्तों बाद में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, थोड़ा सा दरवाजा दिक्कत कर रहा था। चलिए, लिख रहा है कि सांस्कृतिक विरासतों का संरक्षण। दोस्तों वैसे तो सांस्कृतिक विरासत का जो संरक्षण है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। लेकिन दोस्तों बाद में इसे हमारे मूल अधिकार के अंतर्गत भी रखा गया। यह अनुच्छेद 21 में रखा गया। अनुच्छेद 21 में इसके संदर्भ में भी प्रावधान है। लिख रहा है 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों की आयु तक का शिक्षा का जो अधिकार है, वो कैसा अधिकार है दोस्तों? तो ये हमारा मूल अधिकार है। क्या दोस्तों? इसे बाद में रखा गया मूल अधिकार में। सवाल यह आएगा कि इसको मूल अधिकार बनाने के लिए सिफारिश किसने किया? किसने सिफारिश किया? सिफारिश किया तो क्या जवाब होगा दोस्तों? सिफारिश किया था तपस मजुमदार कमेटी ने। ठीक है, तपस मजुमदार कमेटी ने दोस्तों सिफारिश किया था। कब सिफारिश हुआ दोस्तों? 1999 में। ठीक है, तब जाकर इसके लिए क्या बनाया गया? कानून बनाया गया। ठीक है, तो कितनी नई चीजें आपको मिल रही है स्टडी 91 के क्लास में, ये आप बताइएगा जरूर। देखिए, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, आप लाइक करिए, कमेंट करिए। आप कमेंट करेंगे तो जो दूसरे बच्चे हैं उनको भी समझ में आएगा कि नहीं, नितिन सर की क्लास में कुछ नया मिलता है। और मेरी एक आदत है, मैं हमेशा घिसे पिटे स्टैंडर्ड पे काम नहीं करता। मेरे मन में होता कि नहीं, मैं बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूं तो कुछ दूं। और कई सारे लोगों को लग रहा होगा कि नहीं सर, आपकी यही क्लास पढ़ करके तो हमको लग रहा है हमारी सारी तैयारी हो गई। सोचो, एक इंसान अपने YouTube चैनल पर इतनी अच्छी क्लास दे सकता है, तो मैं अपने पेड प्रोग्राम में क्या रखा हूं? पेड प्रोग्राम में दोस्तों वो चीजें रखी गई जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उसका ये 10% भी नहीं है। अगर मैं पॉलिटी पेड प्रोग्राम की बात करूं तो जिस पर हम काम कर रहे हैं ना, ये उसका 10% नहीं है। क्या बात कर रहे हैं सर, हमको तो लग रहा है यही सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड है। ठीक है, इसी को हम स्टैंडर्ड मान रहे हैं। फिर पेड क्लास में क्या है भाई, वहां हम 2 पैसे आपसे लेंगे तो और ज्यादा मेहनत है, इतना ज्यादा रिसर्च है कि क्या ही कहना। लिख रहा है शिक्षा का अधिकार, ये किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो हमने अभी बताया दोस्तों कि 1999 में एक कमेटी थी, उसकी सिफारिश पर दोस्तों इसे जोड़ा गया। याद रखेंगे तपस मजुमदार। ठीक है, तपस मजुमदार जो कमेटी दोस्तों, उसकी सिफारिश पर दोस्तों जोड़ा गया। ठीक है, और लिख रहा शिक्षा का अधिकार ये किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो पहले से अनुच्छेद 21 मौजूद था। अनुच्छेद 21 पहले से मौजूद था। इसी में दोस्तों अनुच्छेद 21A आकर के जुड़ गया और तब जाके ही होगा। ठीक है, और इसमें क्या है दोस्तों? तो याद रखेगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की बात किया गया। क्या बात किया गया दोस्तों? अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। ठीक है, अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है, याद रखेंगे। लिख रहा बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2008 जो आया, उसको संसद ने कब अपनी मंजूरी दिया है? तो मंजूरी इसको मिली थी दोस्तों 4 अगस्त 2009 को। ठीक है, कब मिली थी? 4 अगस्त 2009 को मंजूरी मिली। ठीक है, याद रखेंगे विधेयक प्रस्तुत किया गया 8 में, 9 में मंजूरी मिली, 10 में लागू हुआ। लाइन से याद रखेगा। ठीक है, लिख रहा है किस तिथि से बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 था, वो कब लागू हुआ है? तो याद रखेंगे जब लागू की बात करेगा तब हम क्या बताएंगे? 1 अप्रैल 2010। कब से लागू दोस्तों? 1 अप्रैल 2010 से इसे क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। ठीक है, इतना सवाल दोस्तों यहां से बन सकता है, तब तो समझो कि आपको ये चैप्टर तैयार है, अन्यथा फिर कहीं ना कहीं कमी रह गई है। ठीक है, लिख रहा कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। देखिए, इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वो दोष सिद्धि से संरक्षण की बात किया था, ये निरोध से संरक्षण की बात करता है। जब निरोध से संरक्षण की बात करेगा तब आप कौन सा अनुच्छेद जवाब देंगे दोस्तों? तब आप कहेंगे अनुच्छेद 22। ठीक है, क्या कहेंगे? अनुच्छेद 22। कब? जब निरोध से संरक्षण की बात करेगा। लिख रहा अपराध की शंका के आधार पर गिरफ्तारी करने को दोस्तों क्या कहा जाता?
जाता अपराध की संख्या के आधार पर, तो रॉलेट एक्ट वाला काम हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, याद रखेगा। उसे कहा जाता है निवारक निरोध अधिनियम। क्या कहा जाता है? उसे निवारक निरोध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कब? जब हम अपराध की संख्या के आधार पर किसी को गिरफ्तार करते हैं तब। लिख रहा है कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ठीक है, विदेशी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार प्राप्त नहीं है? तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, ये दोस्तों यहां पर उनको नहीं प्राप्त है। बाकी संघ वंग भी नहीं बना सकते। ठीक है, 19 में बहुत सारी चीजें थी ना, तो कई सारी चीजें उन्हें प्राप्त नहीं है, इनको भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, लिख रहा निद्रा का अधिकार। निद्रा, सोने का अधिकार। सर ये भी अधिकार है क्या? जी हां, निद्रा का अधिकार भी आपका क्या है? आपका मूल अधिकार माना जाता है। निद्रा का अधिकार क्या है दोस्तों? यह आपका मूल अधिकार माना जाता है। इसे हम निजता का अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? निजता का अधिकार कहते हैं। और निजता के अधिकार के बारे में दोस्तों कहां बताया गया है? तो आपने पढ़ा सर कि अनुच्छेद 21 में बताया गया था निजता का अधिकार, तो दोस्तों वहां हो जाएगा सही। लिख रहा है दो मामले थे दोस्तों, दो केस मैं आपको बता रहा हूं, यहां सुनिएगा। एक केस है यमसी मेहता। यमसी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का मामला था, यह वर्ष 2001 में आया था। कह रहा इसमें जो अनुच्छेद 21 में सम्मिलित माना गया है, यह किस वाद से संबंधित है? ये तो याद रखेंगे, बहुत स्पेशल केस है दोस्तों। ये शुद्ध वायु का अधिकार, शुद्ध वायु का अधिकार, ये हमें हमारा मूल अधिकार है दोस्तों। ये अनुच्छेद 21 में दिया गया है, इसको भी आप याद रखेंगे। इसी तरह से एक मामला था कुमारी मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य का मामला था, 1992 में आया था। ये भी दोस्तों अनुच्छेद 21 का मामला है। और ये किससे संबंधित है? याद रखेगा, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से संबंधित मामला है, तो याद रखेंगे। इस तरह के कई सारे ऐसे सवाल है ना। अब आप कहेंगे सर पेड क्लास में क्या पढ़ाया जाता? पेड क्लास में यही ब्रीफ करता हूं। इस तरह के कई सारे मामले हैं जो जनरली आप लोग पढ़ते नहीं हैं, लेकिन सवाल आता है। मैंने क्या कहा? इंडियन पॉलिटी बार बार मत पढ़िए, एक बार पढ़िए, इतना विधिवत पढ़ लीजिए कि कोई भी एग्जाम अगर आपके सामने आए तो आपके मन में डर या भय की स्थिति नहीं होनी चाहिए कि यार हमने तो ये पढ़ा ही नहीं, हमारी क्लास में तो नितिन सर ने बताया ही नहीं। ये सवाल नहीं बनना चाहिए। इसीलिए दोस्तों मैं कह रहा हूं कि ये जो क्लास आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है हमारे पेड प्रोग्राम के आगे। ठीक है, खैर अपने आप में फिर भी बहुत कुछ है। लोगों से कंपेयर करेंगे तो हमारी यही क्लास काफी है। ठीक है, यही क्लास काफी है। जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उन्हें लग रहा होगा। और यही कहना चाहूंगा, अगर आपने शुरुआत से वीडियो नहीं देखा तो शुरू से वीडियो देखिए। देखिए स्टडी 91 पर पढ़ने का ही फायदा है कि हम सीक्वेंस में पढ़ते हैं ना, चीजें बहुत अच्छे से याद होती हैं। ठीक है, बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं। ये उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स हैं जिन्हें आप हमारे वेबसाइट या हमारे एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी किताबें आ गई हैं, पेड कोर्स आ गए हैं, तो सारी चीजें हैं, आपके पास मौका है। आइए साथ में जुड़िए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। एक निवेदन आपसे रहेगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा, चाहे जहां, लेकिन करिए। अगर आपको लग रहा है कि नितिन सर मेहनत कर रहे हैं हमारे बराबर या हमसे ज्यादा, तो थोड़ी मेहनत मेरे साथ आप भी कर लीजिए। ये चैनल आज यहां तक पहुंचा है तो इसमें केवल आपका ही योगदान है। ठीक है, मेरा काम सिर्फ पढ़ाना। मैं हमेशा यही सोच के काम करता हूं कि मुझे अच्छे से बच्चों को पढ़ाना है। बाकी सारी जिम्मेदारी बच्चों के ऊपर है कि कितना वीडियो चलना चाहिए, शेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। दिल से कुछ करना हो तो करिएगा, अन्यथा जबरदस्ती नहीं मजा आता। ठीक है, जबरदस्ती कितने दिन लाइक करोगे, जबरदस्ती कितने दिन शेयर करोगे? आपके मन में भावना भी तो आनी चाहिए कि नहीं यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, नितिन सर को एक पैसे नहीं दे रहे हैं, तो कम से कम शेयर ही कर देते हैं, कुछ तो हला भला हो जाएगा इनका। ठीक है, अगर इतनी भावना है तब तो ठीक है, अन्यथा कोई बात नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।